आज हम रिवीजन देखेंगे। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसकी हम कंप्लीट रिवीजन देखेंगे। इसका टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर। पहले सॉल्युबिलिटी क्या है? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर से डेफिनेशन देखते हैं। क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ saturated solution at specific temperature is called as solubility। यानी यूनिट वॉल्यूम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट है, इसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस इन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर और मोल लीटर रेज़ टू -1। फिर से देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसका यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है, दैट इज मोल पर लीटर, दैट इज मोल लीटर रेज़ टू -1। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी इज डिपेंड्स अपॉन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, दैट इज हीट एब्सॉर्ब होती है, तब सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर से देखते हैं सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर कैसे? बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी हीट एब्सॉर्ब होता है। इस केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल KCl डिजॉल्व इन वाटर। सिंपल भाषा में एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अब इसके अपोजिट, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी हीट बाहर पड़ती है, यानी हीट की ज़रूरत नहीं, और ऐसे टाइम पे अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल CaCl2 डिजॉल्व इन वाटर। फिर से देखते हैं व्हेन सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट इज़ हीट रिलीज होती है, यानी हीट की ज़रूरत नहीं, और तब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल CaCl2 डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ अपना पॉइंट पूरा हुआ। का टॉपिक है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसमें? इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉल्यूशन। फिर से देखते हैं क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसमें? इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉल्यूशन। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P। तो इक्वेशन क्या हुआ? S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, देन S इज इक्वल टू KHP, where KH is called as proportionality constant, that is Henry's law constant। KH को क्या कहते हैं? proportionality constant called as Henry's law constant। तो फॉर्मूला क्या आया? S इज इक्वल टू KHP। अगर P की वैल्यू 1 बार रहेगी तो S इज इक्वल टू KH, दैट इज KH इज इक्वल टू S। KH इज इक्वल टू S कब होगा? जब प्रेशर P इज इक्वल टू 1 बार। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH की डेफिनेशन क्या होगी? हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH इज क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, पर कब? व्हेन इट्स प्रेशर ओवर सॉल्यूशन इज 1 बार। फिर से देखते हैं KH क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, पर कब? व्हेन इट्स प्रेशर ओवर सॉल्यूशन इज 1 बार। इन शॉर्ट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड व्हेन प्रेशर इज 1 बार। अब हम KH का यूनिट देखेंगे। S बराबर KH इंटू P, तो KH क्या होगा? S अपॉन P। तो S क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन मोल पर लीटर
और मोल लीटर रेस टू -1। तो ऊपर क्या आएगा, मोल लीटर रेस टू -1। तो केएच का यूनिट क्या होगा, मोल लीटर रेस टू -1 अपॉन बार। बार नीचे है, इसका मतलब बार रेस टू 1, ऊपर जाएगा तो बार रेस टू -1 होगा। तो यूनिट होगा मोल लीटर रेस टू -1 बार रेस टू -1। तो हेनरीज गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या हुआ, मोल लीटर रेस टू -1 बार रेस टू -1। यहाँ हेनरीज लॉ पॉइंट पूरा हुआ। का पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन किस पे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन बट नॉट ऑन देयर नेचर इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड है पर उसके नेचर पे नहीं, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर से देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन एंड नॉट डिपेंड ऑन इट्स देयर नेचर इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट वन वेपर प्रेशर लोअरिंग, सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, थर्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड है नॉट नेचर इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पॉइंट पूरा हुआ। का पॉइंट है रॉवर्ड लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। तो रॉवर्ड लॉ क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट किसमें, ऑफ सॉल्यूशन, क्या इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय क्या, इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। फिर से देखते हैं, क्या पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट किसमें, ऑफ सॉल्यूशन, इज इक्वल टू क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स किससे, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। अब हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है जिसमें टू वोलाटाइल लिक्विड है A1 एंड A2। कंसिडर क्या, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड, कौन सा, A1 एंड A2। अभी दोनों का पार्शियल प्रेशर कितना है, P1 एंड P2। तो P1 एंड P2 आर देयर पार्शियल वेपर प्रेशर। उनका मोल फ्रैक्शन कितना है, x1 एंड x2 आर देयर मोल फ्रैक्शन। एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट कितना है, P1 0 एंड P2 0। फिर से देखते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो वोलाटाइल लिक्विड है A1 एंड A2, उनका पार्शियल प्रेशर है P1 एंड P2, उनका मोल फ्रैक्शन है x1 एंड x2 एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट कितना है, P1 0 एंड P2 0। अभी अकॉर्डिंग टू रॉवर्ड लॉ, तो अकॉर्डिंग टू रॉवर्ड लॉ पहले कंपोनेंट का सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर कितना है, P1 इज इक्वल टू उसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है, P1 0 एंड इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, x1। तो पहला इक्वेशन रॉवर्ड लॉ के हिसाब से आएगा P1 इज इक्वल टू P1 0 x1। तो सेकंड कितना आएगा, P2 इज इक्वल टू P2 0 x2। फिर से पहला इक्वेशन क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू P1 0 x1 और दूसरा क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू P2 0 x2। अभी टोटल प्रेशर कितना आएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अभी ये दोनों वैल्यू यानी P1 एंड P2 इस इक्वेशन में भरेंगे। तो भरने के बाद क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 0 x1 प्लस P2 0 x2। पर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। अब ये वैल्यू x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 ऊपर वाले इक्वेशन में भरेंगे। तो इक्वेशन होगा P इज इक्वल टू P1 0 इन ब्रैकेट 1 माइनस x2 प्लस P2 0 x2।
अब P इज इक्वल टू राइट साइड में फर्स्ट टर्म एक्सपांड किया तो कितना होगा, P10 माइनस P10 x2 प्लस क्या रहेगा, P20 x2। अब राइट साइड में जो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म है वो चेंज किया, उलट किया, और उसमें से x2 कॉमन निकाला तो क्या होगा, P इज इक्वल टू P20 माइनस P10 x2 प्लस जो फर्स्ट टर्म है तो लास्ट में लिखा प्लस P10। तो अपना इक्वेशन हुआ टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू P20 माइनस P10 इंटू x2 प्लस P10। यहाँ अपना पॉइंट रॉवर्ड लॉ ऑफ वेपर प्रेशर पूरा हुआ। का टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पॉइंट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और उसका रिलेशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ। P10 इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड इट बिकम P1। तो P1 इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, P10। उसमें क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, लोअर हुआ। वो कितना हुआ, P1 हुआ। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ, P10 माइनस P1, और उसे डेल्टा P कहते हैं। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग कितना हुआ, डेल्टा P दैट इज इक्वल टू P10 माइनस P1। हमने देखा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P दैट इज P10 माइनस P1। अब हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो ये रेशियो है किसका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज P10। द रेशियो ऑफ क्या, वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट दैट इज डेल्टा P और P10 माइनस P1 टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज P10 is called as relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure is equal to delta P upon P10 is equal to P10 minus P1 upon P10। अब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज x2। पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन दैट इज x2। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या फॉर्मूला आया, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू x2। पर x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। x2 का वैल्यू क्या है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। पर N1 क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, N2 क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट। एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 इज मच ग्रेटर देन N2। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में N1 बहुत ज़्यादा होगा N2 से, देयरफॉर N1 प्लस N2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू N1। x2 का फॉर्मूला क्या होगा, x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अभी ये x2 की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में भरेंगे और भरने के बाद इक्वेशन होगा P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्या हुआ इक्वेशन, P10 अपॉन P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। पर N2 क्या होगा, W2 अपॉन M2 दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड N1 क्या होगा, W1 यानी मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन M1 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये दोनों कीमत दैट इज N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 एंड N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 ऊपर वाले इक्वेशन में भरेंगे
तो इक्वेशन होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज इक्वल टू P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। क्या हुआ इक्वेशन? P10 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। अभी नीचे जो W1 अपॉन M1 है वो ऊपर मल्टीप्लाई कैसे होगा? M1 अपॉन W1। तो राइट साइड में क्या होगा? W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। तो अपना एक्शन क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज इक्वल टू P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। तो P10 माइनस P1 अपॉन P10 को क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। एंड M2 को क्या कहते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। Therefore, this is the relation between relative lowering of paper pressure and molar mass of solute. इसका पॉइंट है relation between elevation of boiling point and molar mass, यानी elevation of boiling point and molar mass of solute में relation क्या है? boiling point elevation को क्या कहते हैं? delta TB। तो boiling point elevation is directly proportional to molality, that is small m। रिलेशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन दैट इज डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे? मोलैलिटी स्मॉल m। बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन दैट इज डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी दैट इज डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। देयरफॉर डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m। तो KB को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कांस्टेंट और मोलर इलेवेशन कांस्टेंट और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। W1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने 1 सॉल्वेंट के लिए लिया है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट and M1 molar mass of solvent, and W2 is mass of solute and M2 is molar mass of solute। फिर से 1 है वो सॉल्वेंट के लिए लिया है एंड 2 है ये सॉल्यूट के लिए लिया है। मोलैलिटी M इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड के लिए 2 लिया है, तो ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज W2 अपॉन M2। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg क्या लिखेंगे? W1 अपॉन 1000। तो इक्वेशन होगा M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000। तो नीचे W1 अपॉन 1000 ये ऊपर उल्टा मल्टीप्लाई होगा 1000 अपॉन W1। तो इक्वेशन होगा M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो M की वैल्यू होगी W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। अपना फॉर्मूला है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अब हम M की वैल्यू भरेंगे। क्या है वैल्यू? W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो इक्वेशन होगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W2 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन M2 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड डेल्टा TB यानी मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड इट्स मोलर मास। रिलेशन किस में है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दैट इज डेल्टा TF एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज M2। पहले फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी कौन है? डेल्टा TF।
It is directly proportional to molality of solution, that is small m. तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, देयरफॉर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. Thus freezing point depression delta TF is equal to KF into M, but M is क्या है, molality, and molality is given by M is equal to mole of solute upon mass of solvent in kg. molality क्या है, M is equal to mole of solute upon mass of solvent in kg. पर मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, W2 अपॉन M2. सॉलिड के लिए हमने 2 लिया है एंड सॉल्वेंट के लिए 1 यूज़ किया है. तो मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W2 यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन M2 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. एंड नीचे जो है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दैट इज़ W1 अपॉन 1000. फिर से 2 सॉल्यूट के लिए यूज़ किया है, 1 जो है वो सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया है. तो मोलालिटी हुआ M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000. अभी नीचे कौन है, W1 अपॉन 1000, तो ऊपर क्या होगा 1000 अपॉन W1. देयरफॉर मोलालिटी M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1. फिर से 1 किसके लिए लिया है, सॉल्वेंट के लिए, एंड 2 किसके लिए लिया है, सॉल्यूट के लिए. तो W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. यानी W लिया है मास के लिए, M लिया है मोलर मास के लिए, 1 स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट के लिए एंड 2 लिया है सॉल्यूट के लिए. अपना मोलालिटी का फॉर्मूला हुआ M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1. पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, दैट इज स्मॉल m. अब हम स्मॉल m की कीमत भरेंगे, दैट इज W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1. तो m की कीमत भरने के बाद इक्वेशन होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1. अब जो M2 जो राइट साइड में नीचे है वो लेफ़्ट साइड में ऊपर जाएगा, और लेफ़्ट साइड में डेल्टा टी एफ है वो राइट साइड में नीचे आएगा. तो इक्वेशन होगा M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1. तो M2 क्या है, M मीन्स मोलर मास एंड 2 सॉलिड के लिए, इसलिए M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉलिड, एंड डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टी एफ, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज M2. यहाँ अपना पॉइंट पूरा हुआ. टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. पॉइंट का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन साइड ऑफ सॉल्यूशन. किस लिए, टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. यानी ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए सॉल्यूशन साइड पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. और दिया है एक्सेस प्रेशर पर कहा ऑन साइड ऑफ सॉल्यूशन, किस लिए, टू स्टॉप नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, किधर, इनटू सॉल्यूशन, कैसे, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द एक्सेस प्रेशर ऑन कहा साइड ऑफ सॉल्यूशन, किस लिए, दैट स्टॉप नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. जनरली प्रेशर P से डिनोट करते हैं एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करते हैं. और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर
पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन V। तो ये इक्वेशन कैसे आया? अपना आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू NRT। अगर प्रेशर के जगह ऑस्मोटिक प्रेशर गया तो इक्वेशन क्या आएगा? पाई V इज इक्वल टू NRT। तो पाई क्या आएगा? NRT अपॉन V। पर मोल ऑफ सॉल्यूट N2 है, इसलिए इक्वेशन आएगा पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन V। पर N2 क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट N2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज M2। तो N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन V। अब हम N2 की वैल्यू भरेंगे। N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। तो इक्वेशन होगा पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 RT अपॉन V। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कितना आया? पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 RT अपॉन V। अभी M2 जो राइट साइड में नीचे आए वो लेफ्ट साइड में ऊपर जाएगा, और पाई लेफ्ट साइड में जो है वो राइट साइड में नीचे आएगा। तो M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई V। इक्वेशन क्या आया? M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई V। M2 को क्या कहते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड पाई को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। Therefore, this is the relation between osmotic pressure and molar mass of solute। यह हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पॉइंट पूरा हुआ। टॉपिक है इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन है, पर कब? प्रोड्यूस बाय 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन 1 मोलर है तो इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। डेल्टा TB इज बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, KB इज इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, M इज मोलैलिटी। अगर मोलैलिटी की कीमत 1 है, दैट इज M इज इक्वल टू 1, देन डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। यानी KB इज इक्वल टू डेल्टा TB, पर KB क्या है? इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन दैट इज डेल्टा TB। अब हम इसका यूनिट देखेंगे। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। देयरफॉर KB इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन M। डेल्टा TB यानी बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन वो केल्विन में मेजर करते हैं, and molality that is small m that is mole kg raised to -1। नीचे मोल है that is mole raised to 1, तो ऊपर मोल raised to -1 होगा। नीचे kg raised to -1 है तो ऊपर kg raised to 1 that is kg होगा। तो यूनिट होगा केल्विन that is k किलोग्राम मोल raised to -1, k kg मोल रेस टू -1। देखेंगे क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट इज क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पर कब? प्रोड्यूस बाय 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन 1 मोलर है तो क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF क्या है? क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड M क्या? मोलैलिटी। अगर मोलैलिटी M बराबर 1 है तो क्या होगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, दैट इज KF इज इक्वल टू डेल्टा TF। तो KF क्या है? क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पर कब? जब मोलैलिटी M इज इक्वल टू 1। अब हम यूनिट ऑफ क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी KF का यूनिट देखेंगे। अपना रिलेशन क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो KF क्या होगा? KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M।
तो डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में मेजर करते हैं? केल्विन में। एंड मोलालिटी किस में मेजर करते हैं? मोल पर केजी, दैट इज़ मोल kg⁻⁻1। नीचे कौन है? मोल, दैट इज़ मोल⁻1। ऊपर क्या होगा? मोल⁻⁻1। नीचे कौन है? kg⁻1। ऊपर क्या होगा? kg⁻1, दैट इज़ kg। तो यूनिट kf का क्या बनेगा? kg मोल⁻1। का टॉपिक है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो किसका? ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहा? इनटू सॉल्यूशन, और फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, पर कैसे? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। फिर से देखते हैं, ऑस्मोसिस दो टाइप से दिया है। एक स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से? फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हम ऑस्मोसिस डायग्राम से देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम में क्या दिया है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कैसा है? फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अब सेकेंड डायग्राम में सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से होता है? फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब फिर से ऑस्मोसिस देखते हैं। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन to solution of higher concentration through semi-permeable membrane is called as osmosis. Thus, net spontaneous flow of solvent molecule into solution through semi-permeable membrane, or net spontaneous flow of solvent molecule from more dilute solution to more concentrated solution through semi-permeable membrane is called as osmosis. यहाँ अपना ऑस्मोसिस पॉइंट पूरा हुआ। इसका पॉइंट है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस को रिवर्स करना है। पहले ऑस्मोसिस क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. Thus, net spontaneous flow of solvent molecule into solution through semi-permeable membrane, or net spontaneous flow of solvent molecule from more dilute solution to more concentrated solution through semi-permeable membrane is called as osmosis. अगर इसको रिवर्स करना है तो सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर देना पड़ेगा। वो कितना प्रेशर? लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तब ये फ्लो स्टॉप होगा। इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। इफ प्रेशर कितना? लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। कहाँ अप्लाई करना? ऑन सॉल्यूशन साइड। तब क्या होगा? देन प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन पासेस इनटू प्योर सॉल्वेंट साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर से देखते हैं, अगर प्रेशर दिया कितना? लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। कहाँ पे? सॉल्यूशन साइड पे। तो क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन पासेस इनटू कहाँ? प्योर सॉल्वेंट साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब डायग्राम देखते हैं। दो पार्ट है। एक पार्ट में फ्रेश वाटर है, दैट इज सॉल्वेंट, एंड सेकेंड पार्ट में सॉल्ट वाटर, दैट इज सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस में क्या होगा? सॉल्वेंट फ्रॉम फ्रेश वाटर कहाँ जाएगा? सॉल्ट वाटर में जाएगा। ये ऑस्मोसिस है। इसको रिवर्स करने के लिए सॉल्ट वाटर
यानी सॉल्यूशन पे प्रेशर देना पड़ेगा और वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज़ पाई से ज़्यादा होना चाहिए। फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर इज सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या, फ्रेश वाटर में से वाटर सॉल्ट वाटर में जाएगा, इसको ऑस्मोसिस करते हैं। इसको रिवर्स करने के लिए सॉल्ट वाटर यानी सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और वो प्रेशर कितना, लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाई टू सॉल्यूशन, देन क्या होगा, प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट वाटर passes into fresh water through semi permeable membrane and this process is called as reverse osmosis। यहाँ अपना पॉइंट रिवर्स ऑस्मोसिस पूरा हुआ। का टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो पहला कौन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, अगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या दिया है, टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग क्या, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड इसका एग्जांपल दिया है 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एंड 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। अब देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है उससे हाइपरटोनिक कहते हैं एंड मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल, अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अनइक्वल है तो जिसका ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और जिसका कम ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। फिर से देखते हैं हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ टू सॉल्यूशन हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर देन मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सुक्रोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है किससे, यूरिया सॉल्यूशन से, तो सुक्रोज को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड यूरिया सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन शॉर्ट, अगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर अनइक्वल रहेगा तो जिसका ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे हाइपरटोनिक कहते हैं और जिसका कम ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। का टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर एंड रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। पहले वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई का मतलब क्या है एंड सेकेंड द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा एंड वेंट ऑफ फैक्टर आई यानी आई एंड अल्फा में रिलेशन क्या है। पहले वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, तो ये रेशियो है किसका, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन। फिर से देखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, इट इज़ रेशियो ऑफ किसका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज वेंट ऑफ फैक्टर। देखो वेंट ऑफ फैक्टर आई क्या है, आई इज इक्वल टू क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर्मूला दिया है आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ ज़ीरो। ऊपर वाली टर्म क्या इंडिकेट करती है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और नीचे वाली क्या इंडिकेट करती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एंड डेल्टा टी एफ क्या है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सेकेंड पार्ट आई इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी बी ज़ीरो। तो डेल्टा टी बी क्या है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऊपर वाली टर्म है इट इंडिकेट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट है
ज़ीरो, इट इंडिकेट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और तीसरा फॉर्मूला I इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी ज़ीरो, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें भी ऊपर वाली टर्म फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एंड नीचे वाली टर्म नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब फोर्थ पार्ट, I इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई ज़ीरो, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ज़ीरो। ऊपर वाली टर्म है ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए एंड नीचे वाली टर्म जो है जिसका सबस्क्रिप्ट ज़ीरो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट टर्म के लिए है। कंसिडर इलेक्ट्रोलाइट AXBY, इट डिसोसिएट इन एक्वेस सॉल्यूशन। कैसे, तो दिया है AXBY गिव्स XaY प्लस YB X माइनस। तो AXBY का इनिशियल मोल कितना लिया है, 1 मोल। अभी डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ तो XA का मोल कितना है, 0 एंड YB का इनिशियल मोल कितना है, 0। अब डिसोसिएशन शुरू हो गया है। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कितना मोल डिसोशिएट होगा, अल्फ़ा। इक्विलिब्रियम में अल्फ़ा मोल डिसोशिएट होगा, इसका मतलब रहेगा कितना, 1 माइनस अल्फ़ा। देयरफॉर 1 माइनस अल्फ़ा मोल रिमेन्स अनडिसोशिएट। किसका, AXBY का। तो XA का कितना मोल रहेगा, X अल्फ़ा एंड YB का कितना रहेगा, Y अल्फ़ा। फिर से देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, AXBY। वो डिसोशिएट किस में हुआ, एक्वियस सॉल्यूशन में। कितना उसका मोल लिया, 1। इनिशियल उसका मोल 1 है तो बाकी 0 0 रहेगा। अल्फ़ा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कितना डिसोशिएट होगा, अल्फ़ा। AXBY का कितना मोल था, 1। डिसोशिएट कितना हुआ, अल्फ़ा, तो अनडिसोशिएट कितना रहेगा, 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो XA का कितना रहेगा, X अल्फ़ा एंड YB का कितना रहेगा, Y अल्फ़ा। तो आफ्टर डिसोसिएशन मोल कितना रहेगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस X अल्फ़ा प्लस Y अल्फ़ा। फिर से देखते हैं टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना रहेगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस X अल्फ़ा प्लस Y अल्फ़ा। ब्रैकेट निकालने के बाद क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस X अल्फ़ा प्लस Y अल्फ़ा। अभी टर्म रीअरेंज किया, पहले 1 लिखा, बाद में X अल्फ़ा, बाद में Y अल्फ़ा, बाद में अल्फ़ा। तो इक्वेशन होगा 1 प्लस X अल्फ़ा प्लस Y अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। अब लास्ट 3 टर्म में क्या कॉमन आएगा, अल्फ़ा। तो इक्वेशन होगा 1 प्लस अल्फ़ा कॉमन आया, ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 1। अभी x प्लस वाई की कीमत हमने n भरी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू n। देन इक्वेशन होगा 1 प्लस अल्फ़ा इन ब्रैकेट n माइनस 1। तो टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया, 1 प्लस अल्फ़ा इन ब्रैकेट n माइनस 1। तो वेंट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू क्या, एक्चुअल मोल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व। तो एक्चुअल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया, 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 एंड मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व, कितना मोल डिसॉल्व किया, 1। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 अपॉन 1। अब राइट साइड में अपॉन 1 है वो नहीं लिखेंगे, तो इक्वेशन होगा I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इन ब्रैकेट n माइनस 1। अभी राइट साइड में फर्स्ट टर्म जो 1 है वो लेफ्ट साइड में माइनस होगी, तो लेफ्ट साइड में होगा I माइनस 1। तो इक्वेशन होगा I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा इन ब्रैकेट n माइनस 1। अभी राइट साइड में जो ब्रैकेट में n माइनस 1 है वो लेफ्ट साइड में अपॉन होगा, इक्वेशन होगा I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा। दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर,
दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। यहाँ हम रुकेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो।